वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में 49 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में फ्रेंड्स 51 क्वेश्चंस को देख लिए थे, बाकी जो 49 प्रश्न बचा हुआ है इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और ये प्रश्न है जो आपका बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चैनल पर जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का आपका 53 नंबर सवाल देखिए क्या है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय है? तो देखिए 11वीं अनुसूची में 2-3 प्रश्न बनता है इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स सभी को मैं बताता हूँ, याद रखिएगा। पहले गेस करें 52 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 52 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 29 विषय हैं। और जो आपका 11वीं अनुसूची है वो भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था, कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ये याद रखिएगा। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन ये पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो 73वां संविधान के तहत जोड़ा गया फ्रेंड्स। 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या 29 है। और एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है। तो देखिए 11वीं अनुसूची का संबंध है जो पंचायती राज्य से है, ये भी याद रखिएगा। 53 नंबर सवाल को देखिए, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? गेस कीजिए 53 का। तो देखिए जो आपका भारतीय संविधान का 6ठी अनुसूची है वो मुख्य रूप से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन हेतु 6ठी अनुसूची का प्रावधान लागू होता है। तो देखिए कौन कौन राज्य याद रखिएगा फ्रेंड्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देखिए इसमें आपका त्रिपुरा है ऑप्शन में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके साथ साथ याद रखिएगा त्रिपुरा के साथ साथ मेघालय हो गया फ्रेंड्स, और असम हो गया और मिजोरम हो गया। इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन हेतु 6ठी अनुसूची का प्रावधान लागू होते हैं। तो इसमें त्रिपुरा ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से सुमेलित कौन नहीं है? तो 54 नंबर सवाल देखिए, 54 नंबर सवाल का क्या होगा राइट आंसर? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जनगणना संघ सूची के अंतर्गत आता है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा 2वीं अनुसूची में है, या दल बदल विरोधी है जो 10वीं अनुसूची में। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है 54 का? तो देखिए 54 का ए आपका सुमेलित है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जनगणना केंद्र सूची का आता है, ये भी आता है। और दल विरोधी है जो आपका फ्रेंड्स 10वीं अनुसूची में है, ये भी आता है। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या कर रहा है आपका, राज्य में सीटों का बंटवारा कर रहा है। तो राज्य में सीटों का बंटवारा का उल्लेख है जो फ्रेंड्स आपका 2वीं अनुसूची में नहीं है, ये याद रखिएगा। राज्य में सीटों का बंटवारा का जो आपका उल्लेख है वो कौन से अनुसूची में है? तो 4थी अनुसूची में आता है। तो इसमें 4थी अनुसूची में आता है, न कि 2वीं अनुसूची में आता है। बाकी सब वो भी याद रखिएगा। तो सी नंबर ऑप्शन है जो उसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 2वीं में नहीं होता है, 4थी अनुसूची में होता है। बाकी सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, जनगणना है जो केंद्र सूची का विषय है, और दल बदल विरोध है जो आपका 10वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। ठीक है, 55 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है 55 नंबर का? तो गेस करें फ्रेंड्स। बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, ये तो आपका सुमेलित है। परमादेश वी कमांड, ये भी सुमेलित है। ऑप्शन नंबर प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, ये आपका सुमेलित नहीं है। बाकी अधिकार परीक्षा बाय व्हाट अथॉरिटी, तो इसका 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका है जो सुमेलित नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेषण के लिए प्रयुक्त शब्द है, ठीक है, ना कि प्रतिषेध के लिए। जो टू बी सर्टिफाइड है वो किसके लिए होता है फ्रेंड्स? ये उत्प्रेषण के लिए प्रयुक्त शब्द है, न कि आपका प्रतिषेध के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सुमेलित आपका नहीं है। चलिए अगला है फ्रेंड्स 56 नंबर सवाल है आपका कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है?
तो 56 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धन विधेयक किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल को देखें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल को देखें, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, कब किया? 58 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारतीवाद 1973 में। अच्छा सवाल है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, तो केशवानंद भारतीवाद 1973 में। ऑप्शन नंबर डी 58 का करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर सवाल को देखें, राज्य की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद, तो 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि राज्य की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है जो आपका कितना है? 345 यानी 345, अनुच्छेद 345। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल को देखें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का उपबंध किया गया है? वित्तीय आपात का उपबंध सबको पता होगा फ्रेंड्स, कितना होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 नंबर सवाल है ना, सॉरी 60 नंबर सवाल, तो 60 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 360 है जो किससे संबंधित है? तो आपका वित्तीय आपात से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 61 नंबर सवाल को देखें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। क्या क्या दिया हुआ आपका? कह रहा है कि मृग तृष्णा, तो मृग तृष्णा की जो घटना होती है किसके कारण होती है? तो देखिए मैं बताता चलता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मिलाते चलिएगा, इसे आप लोग मिला लीजिए। ऑप्शन इधर दिया हुआ है, ए में है मृग तृष्णा, बी में साबुन पानी की परतों का रंग, सी में आकाश का नीला रंग, और प्रिज्म से, डी में प्रिज्म से प्राप्त दृष्टि वर्णक्रम स्पेक्ट्रम, ये सब का आपको मिलान करना है। तो 61 नंबर सवाल, तो देखिए मैं मिलाते देखते चलेगा फ्रेंड्स। मृग तृष्णा है ना, तो मृग तृष्णा है जो किसके कारण होता है? ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, एक का ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका रहा है फ्रेंड्स साबुन पानी की परतों का रंग, ये व्यक्तिकरण के कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही, एक का बी का 2 हो जाएगा। फिर आपका बच गया सी, आकाश का नीला रंग, ये परिकर्णन के कारण होता है, ये भी आपका सही है। बच गया प्रिज्म से प्राप्त दृष्टि वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम विक्षेपण से होता है, यानी कि आपका सीक्वेंस में दिया हुआ है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बार बार ये पूछा जाता है कि मृग तृष्णा की घटना किसके कारण होती है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। साबुन पानी की परतों का रंग होता है व्यक्तिकरण के कारण। आकाश का नीला रंग होता है प्रकीर्णन के कारण। और प्रिज्म से प्राप्त दृष्टि वर्णक्रम स्पेक्ट्रम विक्षेपण के कारण होता है। तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन युग्म प्रतिऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है? प्रतिऑक्सीकारक की तरह कौन सा कार्य करता है? 62 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी तथा विटामिन ई है जो प्रतिऑक्सीकारक की तरह कार्य करता है। 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए प्रतिऑक्सीकारक इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। तो कहीं कहीं पे एंटीऑक्सीडेंट लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। हो सकता है पूछे कि निम्नांकित में से कौन सा विटामिन युग्म एंटीऑक्सीडेंट या प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है? तो विटामिन सी और ई कार्य करता है, याद रखिएगा। 63 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन में दिया है आपका अर्धचालकों की विद्युत चालकता तापक्रम बढ़ने पर बढ़ती है। अब देखिए क्या कर रहा है, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। नीचे दिए कूटों का से सही उत्तर को चुनिए। 63 नंबर सवाल, तो 63 का है जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है। ठीक है, ए का सही स्पष्टीकरण आर है।
यानी आपका कथन भी सही है फ्रेंड्स और इसका स्पष्टीकरण भी सही है। तो याद रखिए कि अर्धचालकों की विद्युत चालकता तापक्रम बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है, और अर्धचालकों का जो प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो दोनों आपका सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल को देखें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। इसमें देखिए बहुत सारा बन रहा है ना, इस टाइप का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें आपका एक क्वेश्चन के बदले 3-4 क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। 64 नंबर सवाल का देख लें। एक साइड में आपका रोग का नाम दिया है, दूसरा दिया हुआ फ्रेंड्स रोग का कारक है, रोग का वाहक है। तो इधर आपका रोग है, इधर रोग का वाहक है, तो कौन है, तो कालाजार किससे होता है। तो चलिए देखिए मिलाइए आप लोग। तो कालाजार किससे होता है फ्रेंड्स, तो सैंड मक्खी से कालाजार होता है, किससे, सैंड मक्खी से। एक का क्या होगा, 3 होगा, मिलाते चलिए, 1 का 3 देखिए सभी में दे रहा है। उसके बाद में आ गया निद्रा रोग। निद्रा रोग होता है किससे होता है, सीसी मक्खी से, यानी बी का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 3 का 1। अब देखिए यहाँ ए और बी में चल रहा है, 2 तो आपका पहले छट गया। ठीक है, इसी तरह से देखिए हो जाएगा। अब देखिए तीसरा में आपका हो गया क्या, डेंगू ज्वर। तो डेंगू ज्वर है जो किससे होता है, सी का। तो डेंगू ज्वर होता है जो एडिस मच्छर से होता है, यानी कि इसका क्या होगा, 4 होगा। अब देखिए 4 किस में आ रहा है, सी नंबर में आ रहा है, देखिए यहीं से आपका पता चल गया। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है 4, देखिए, यानी क्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बच गया क्या फ्रेंड्स, हाथी पाँव रोग। तो हाथी पाँव रोग किसका हो जाएगा, क्यूलेक्स मच्छर हो जाएगा ना, इसका हो जाएगा आपका क्यूलेक्स मच्छर। तो चलिए सबका एक बार पुनः से याद कर लीजिए। कालाजार रोग होता है किससे होता है, इसका इस रोग का वाहक कौन है, तो कालाजार रोग का वाहक है जो आपका सैंड मक्खी है, पहला का 3। निद्रा रोग होता है जो फ्रेंड्स किससे होता है, तो निद्रा रोग का जो वाहक है कौन फ्रेंड्स, तो आपका निद्रा रोग है सीसी आपका मक्खी से होता है। डेंगू ज्वर किससे होता है, तो एडिस मच्छर से होता है। बच गया हाथी पाँव रोग। तो हाथी पाँव रोग किससे होता है, क्यूलेक्स मच्छर से होता है। तो सभी को आप लोग जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए 65 नंबर सवाल को देखें। 65 नंबर सवाल भी इसमें है आपका है कूट वाला ही है फ्रेंड्स। ठीक है, 65 नंबर सवाल को देखें। 65 नंबर सवाल कर रहा है कि हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन कौन सा है। हीमोग्लोबिन फ्रेंड्स आपका मानव रक्त में पाया जाता है ना। ठीक है, देखिए हीमोग्लोबिन का अगर जो देखिएगा फ्रेंड्स, तो हीमोग्लोबिन के बारे में जान लें। जो हीमोग्लोबिन होता है 2 तरह से बना होता है। ठीक है, हीम जोड़ ग्लोबिन होता है। ठीक है, क्या आपका हीम और जोड़ क्या ग्लोबिन होता है। तो हीम है जो रंजक यानी कि रंग प्रदान करता है, और ग्लोबिन है जो एक तरह का प्रोटीन होता है। इसी ग्लोबिन में आपका कैपेसिटी होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की कैपेसिटी होता है। तभी तो हमारे रक्त में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। इसलिए हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सब वाहक होता है, यानी हमारे शरीर में जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है किसके कारण, तो यही हीमोग्लोबिन के कारण। क्योंकि हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन होता है प्रोटीन होता है, और वही ग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को हमारे शरीर में सभी जगह संयोग कर करके पहुँचाता है, याद रखिएगा। और तो क्या कर रहा है फ्रेंड्स कि हीमोग्लोबिन के संदर्भ में कौन सा कथन सही कथन है ना, तो 65 का देखते चलिए। कह रहा है फ्रेंड्स कि यह रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, बिल्कुल सही है आपका। 1 नंबर तो आपका सही है ही है। 2 नंबर यह लौह रक्त यौगिक है, ये भी आपका सही है, इसमें लौह रक्त यौगिक होता है। उसके बाद में आपका यह कुछ रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रदान कर, ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। आपका जो हीमोग्लोबिन है जो प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता है। चौथा है यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि 1, 2, 4 हीमोग्लोबिन के बारे में 1, 2, 4 ये कथन आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर सवाल को देखिए। 66 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित स्पीसीज को उनके विकास के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, यानी सबसे पहले किसका हुआ था, आया था, विकास हुआ था, उसके बाद किसका, इस तरह से है फ्रेंड्स। तो चलिए अब 66 का क्या होगा, तो देखिए 66 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका सबसे पहले आया था, आपका सबसे पहले हो जाएगा मत्स्य हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 नंबर किस में चल रहा है, इसमें चल रहा है। तो मत्स्य सबसे पहले हुआ, उसके बाद में आया उभयचर, आया 2 के बाद 1 मत्स्य, उसके बाद उभयचर, उसके बाद में आया फ्रेंड्स
सरीसृप यानी 3, उसके बाद में आपका पक्षी। तो 66 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मत्स्य वाला 2 हो गया, उसके बाद में आया उभयचर 3 हो गया, उसके बाद में सरीसृपी हो गया, उसके बाद में आपका पक्षी हो गया। तो स्पीसीज के उनके विकास के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो यही हो जाएगा मत्स्य, उभयचर, सरीसृपी, उसके बाद पक्षी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल देखें, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जा सकती है? 67 का गेस करें। तो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जा सकती है? तो इसका 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा बिंदुओं की एक बौछार से फैलाई जा सकती है। 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68 नंबर सवाल, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं? सौर सेल होते हैं, सल्फर सेल होता है, थर्मल सेल होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? 68 का तो देखिए, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं वो सौर सेल होते हैं। ठीक है, क्या होता है? सौर सेल है। और ये सौर ऊर्जा है फ्रेंड्स किसका उदाहरण है? तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के उदाहरण है, याद रखिएगा, सौर ऊर्जा है जो। 69 नंबर सवाल, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए, किसके लिए किया गया था? 69 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन साहब को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नोबेल पुरस्कार है जो कितने 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और नोबेल गैस किसे कहते हैं? तो जैसे हीलियम हो गया, जो भी अक्रिय गैस है उसे नोबेल गैस भी कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस कहा जाता है। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल गैसों की संख्या कितना है? 6 है, ये भी याद रखिएगा। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर सवाल देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है किस शहर में है फ्रेंड्स? 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान आपका हरियाणा के कहाँ? करनाल में है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है, यानी कुनैन किससे निकाला जाता है? 71 का मेरे ख्याल से पता होगा, सिनकोना की छाल से निकाला जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ देखिए सिनमेना दे दिया था। जल्दी में गलती नहीं करना, एग्जाम में इस तरह से गलतियाँ होती है फ्रेंड्स, तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। सिनमेन नहीं होगा, सिनकोना की छाल से कुनैन प्राप्त की जाती है जो मलेरिया के लिए औषधि है। 72 नंबर, मस्तिष्क जिम्मेदार है किसके लिए? 72 का सोचने के लिए है, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी है, शरीर की संतुलन के लिए भी है, सभी हो जाएगा फ्रेंड्स इसका। 72 का मस्तिष्क है जो सभी के लिए जिम्मेदार है। 72 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 73 नंबर, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर का प्रयोग में लाया जाता है? 73 नंबर सवाल का गेस करें, राइट आंसर क्या होगा? 73 का हो जाएगा फ्रेंड्स साइक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, खमीर का नाम क्या है? तो साइक्रोमाइसिस सेरेविसी, ऑप्शन नंबर बी 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल को देखें। 74 नंबर सवाल आपका है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 74 नंबर सवाल का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल फ्रेंड्स, सभी को मैं बताता हूँ, याद रखिएगा, मिला लीजिए। विटीकल्चर का रहा है, तो विटीकल्चर किसके लिए होता है? विटीकल्चर होता है जो आपका विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए। 1 का 4 हो जाएगा। वेजिकल्चर देखिए नया सुनने आ रहा है, वेजिकल्चर होता है जो वृक्षों की कृषि से होता है, याद रखें, वृक्षों की कृषि से होता है। पीसी कल्चर सभी को पता है फ्रेंड्स, पीसी कल्चर है जो आपका मत्स्य पालन से, मछली पालन से है। ओलोरी कल्चर है जो आपका साग सब्जी से है। ठीक है, यानी 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा। तो ठीक है, सभी याद कर लीजिए फ्रेंड्स। विटीकल्चर हो गया अंगूर की खेती, वेजिकल्चर हो गया आपका वृक्षों की कृषि। ठीक है, वृक्षों की कृषि वेजिकल्चर। पीसी कल्चर हो गया मत्स्य के लिए, मछली पालन के लिए। ओलोरी कल्चर हो गया आपका साग सब्जी के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स आपका? 74 का बी हो जाएगा, 74 का बी। 75 नंबर सवाल को देखिए,
कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। रक्त कैंसर के उपचार में किसका किया जाता है, तो मेरे ख्याल से पता होगा फ्रेंड्स आप लोग को। ये ब्लड कैंसर का रहा है फ्रेंड्स, ध्यान से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, रेडियो फॉस्फोरस P32 का उपयोग किया जाता है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए रेडियो फॉस्फोरस P32 होता है का उपयोग रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिए, उसको ल्यूकेमिया कहा जाता है। ठीक है, ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है, ल्यूकेमिया कहा जाता है। पूछा जाता है कि ल्यूकेमिया किससे संबंधित है, तो जो रक्त कैंसर होता है उसी का नाम है जो ल्यूकेमिया है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज्ड नहीं होना है। तो जो रक्त कैंसर हुआ, ल्यूकेमिया हुआ, इसके इलाज में आपका फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। P32 यानी फास्फोरस, इस कहीं पर इस तरह से रहेगा P32 यानी कि फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, को इसको जरूर याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि रक्त कैंसर को क्या कहा जाता है, तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। ठीक है, ल्यूकेमिया याद रखिएगा, टर्म ल्यूकेमिया का, इसी के इलाज में आपका फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है। 76 नंबर सवाल को देखें, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। पेड़ पौधे हैं जो आपका किस रूप में नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं यानी ग्रहण करते हैं 76 का, तो बहुत बार बताया हूँ फ्रेंड्स, गेस कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, नाइट्रेट ऑक्साइड, अमोनिया या नाइट्रेट या नाइट्राइट, तो नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक है, पेड़ पौधे हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर सवाल देखिए, 77 नंबर सवाल आपका क्या है, सूची 1 से सूची 2 में सम्मिलित करना है फ्रेंड्स। एक साइड में आपका है आपका कार्यक्रम है, दूसरे में प्रारंभ वर्ष है, यानी कौन सा कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था उसको आपको सजा करके बताना है 77 नंबर सवाल का। तो 77 नंबर सवाल देखिए है, पहला है अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये आपका 1976 में हुआ था। ठीक है, तो पहला का हो जाएगा जो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पहला का 2। उसके बाद में है समन्वित बाल विकास योजना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें, समन्वित बाल विकास योजना का आरंभ 1975 में हुआ था, यानी कि इसके बाद 1, यानी ऑप्शन नंबर सी में देखे जा रहा है 2, उसके बाद में 1, यानी 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी बच गया आपका क्या, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, तो राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में चला था। बच गया आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2005 में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सभी को याद कर ले, एक बार पुनः देखिए मिला ले यहाँ पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अभी मैंने बता दिया सी इसका आंसर होगा 77 का। अब यहाँ से वर्ष एक बार पुनः याद कर लीजिए। ठीक है, 77 का अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रारंभ 1976 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, समन्वित बाल विकास योजना 1975 में चलाया गया था। बच गया राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, ये कब चलाया गया था, तो 1983 में चलाया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब चलाया गया था, तो ये आपका बच गया फ्रेंड्स आपका 2005 में। ठीक है, 2005 में, तो सभी को आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर 77 का सी हो गया। 78 नंबर सवाल को देखिए, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। 78 का क्या होगा राइट आंसर फ्रेंड्स, तो देखिए वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी उसे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, सामान्य स्थिति बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दैनिक स्थिति बेरोजगारी गलत हो जाएगा, साप्ताहिक भी गलत हो जाएगा, इसमें से ये तो है ही नहीं। तो जो वर्ष के अधिकांश हिस्से में, जो मतलब कि साल के अधिकांश हिस्से में जो बेरोजगार रहते हैं उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। 79 को देखिए फ्रेंड्स, 79 नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हथियार इधर दिया हुआ है, इधर कार्य सिद्धांत दिया हुआ है, तो देखिए कौन सा हथियार किस सिद्धांत पे कार्य करना आपको ये सुमेलित करना है। तो देखिए थर्मोबेरिक बम परमाणु संलयन पर है, हाइड्रोजन बम उष्मा और दाब का संयोजन पर है, परमाणु बम पर परमाणु विखंडन पे है। उपर्युक्त युगों में से कौन सा सुमेलित है, तो इसमें तो क्लियर है फ्रेंड्स, आप लोग गेस कभी कर लिए होंगे कि इसमें एक ही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर 3 कि परमाणु बम है जो परमाणु विखंडन पे है। हाइड्रोजन बम है जो इस पे है, नहीं बिल्कुल गलत है, हाइड्रोजन बम तो नाभिकीय संलयन पे है जो आपका सूर्य पे क्रिया होता है। ठीक है, और बच गया थर्मोबेरिक बम,
तो जो थर्मोबेरिक बम है क्या है फ्रेंड्स, आयुध हथियार है, ठीक है, जिन्हें परंपरागत विस्फोटों की तुलना में अधिक तापमान और दाब उत्पन्न के लिए डिजाइन किया गया है। थर्मो, ये संलयन पे आपका नहीं है। ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स। इसका केवल है जो आपका 3 सही है कि परमाणु बम है जो परमाणु विखंडन पे है, हाइड्रोजन बम है जो नाभिक के संलयन पे है, ठीक है, और थर्मोबेरिक बम है जो परमाणु, ये भी तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 80 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन शासक ने जिल ए इलाही की उपाधि धारण की? 80 नंबर। तो जिल ए इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बलबन, ठीक है। बलबन ने ईश्वर का प्रतिबिंब अर्थात क्या, जिल ए इलाही की उपाधि धारण की थी। ये जो जिल ए इलाही होता है फ्रेंड्स, इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखिए ईश्वर का प्रतिबिंब। तो ये उपाधि बलबन ने आपका धारण किया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, 81 नंबर सवाल आपका है कि मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। मध्यकालीन बिहार में 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, पटना भागलपुर में था, ठीक है। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना और भागलपुर में था। 82 नंबर सवाल को देखिए, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है। परिधान मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग फ्रेंड्स, वस्त्र होता है, ठीक है। ये आपका कपड़ा का पर्यायवाची शब्द, याद रखिएगा। तो आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों यानी कपड़ों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? ये फायरमैन के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि फायरमैन से संबंधित डायरेक्ट एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा 82 नंबर सवाल का। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स मेलामाइन का बना होता है वो। 82 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के कपड़े या परिधानों पर मेलामाइन नामक प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। ये मेलामाइन एक प्लास्टिक परत है, ठीक है फ्रेंड्स, इसी का परत चढ़ा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा किसका परत चढ़ा होता है? उसके कपड़े पर, परिधानों पर, तो मेलामाइन का होता है। 83 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है। परिधानता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। सन्यासी विद्रोह के समय का यह उद्घोषणा किसका था? सबसे पहले तो जाने फ्रेंड्स कि ये जो उद्घोषणा है सन्यासी विद्रोह के समय का है। कब का है ये? तो आपका सन्यासी विद्रोह के समय का है। तो किसने कहा था ये? 83 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी गुरुओं का उद्घोषणा था, ठीक है। सन्यासी गुरुओं का ये उद्घोषणा था कि देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है, परिधानता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। सन्यासी विद्रोह के समय यह उद्घोषणा किसका था? तो सन्यासी गुरुओं की उद्घोषणा थी, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए कैसा दिया ऑप्शन में फ्रेंड्स, आपका सिख गुरु दिया है, मौलवी दिया है, ये सब दिया है, ठीक है। तो सन्यासी विद्रोह का है तो सन्यासी गुरुओं का होगा ना, ऑप्शन नंबर ए 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल है फ्रेंड्स, देशेर कथा यानी देश की बात के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है 84 नंबर सवाल। 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सखाराम गणेश देउस्कर, ठीक है। देशेर कथा यानी देश की बात के लेखक है ऑप्शन नंबर डी, सखाराम गणेश देउस्कर। 85 नंबर, भक्ति संत शंकरदेव किस प्रांत के निवासी थे? चलिए, शंकरदेव, भक्ति संत शंकरदेव किस राज्य के, किस प्रांत के निवासी थे? 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये असम के थे, याद रखिएगा। शंकरदेव कहाँ के थे? तो आपका असम के थे। 85 का सी। 86, शेर शाह के शासनकाल में कितनी टकसालें थी? टकसाल मतलब जहाँ पर क्या होता है, पैसा बनता था ना, उसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह के शासनकाल में कितना 23 टकसालें थी, ठीक है, याद रखिएगा। शेर शाह फ्रेंड्स जो अपने मुद्रा व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं, सबको पता होगा। तो उनके समय में कितना टकसालें थी आपका, जहाँ पर पैसा का निर्माण होता था? 23 था, याद रखिएगा। 87 नंबर सवाल को देखें, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, सभी को याद रखना है आप लोग को। 87 का देखिए, दास प्रथा का अंत बिल्कुल सही है। ये आपका दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो आपका ये सही है, 87 का ए है जो आपका सही है, 1562 में सुमेलित है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, ये भी आपका जो सही है, ठीक है, सब अकबर के द्वारा सब समाप्त किया गया था, सही है।
जजिया कर की समाप्ति 1564 में, ये भी आपका सही है। बच गया हल्दी घाटी का युद्ध 1566, नहीं ये तो गलती लग रहा है फ्रेंड्स आपका, ठीक है 87 का जो गलती हो जाएगा आपका, क्योंकि फ्रेंड्स हल्दी घाटी का युद्ध 1566 में नहीं हुआ था, 1500 कितना 76 में हुआ था ना। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ये सुमेलित नहीं, राइट आंसर ये हो जाएगा। अब बाकी फ्रेंड्स ये सबको आपको जरूर याद रखना है, अकबर द्वारा ये सब जो किया गया था फ्रेंड्स ये सब याद रखिएगा, ठीक है, कि 1562 में दास प्रथा का अंत हुआ था, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति हुआ था इतना 63 में, जजिया कर को समाप्त कर दिया था अकबर ने 1564 में, यही जजिया कर को पुनः अंग्रेज ने चालू किया था। और हल्दी घाटी का ये सुमेलित नहीं है, कब हुआ था 1576 में, तो ये तो आप लोग याद रखिएगा। और देखिए अकबर के द्वारा कुछ फेमस चीज़ है फ्रेंड्स, जैसे दीन इलाही का धर्म का चलाया था अकबर, तो 1500 कितना 82 में चलाया था ना, ये भी आप लोग याद रखिएगा, 1582 में चलाया था। चलिए 88 नंबर सवाल को देखिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध अथवा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? 88 का, तो ये पेरिस की संधि के द्वारा हुआ था ना। तृतीय कर्नाटक युद्ध अथवा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो पेरिस का संधि कितना 1763 ईस्वी के करीब में हुआ था फ्रेंड्स। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब चला था? 1556 से लेकर के 1756 से लेकर के कितना 1763 ईस्वी तक ये चला था तृतीय कर्नाटक युद्ध। और यही 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई थी, जिसके तहत आपका ये तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। तो कितना 1763 ईस्वी में, याद रखिएगा पेरिस की संधि। 89 को देखें, नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रदूषण से निम्नलिखित सभी को हो सकते हैं। ये नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रदूषण से क्या हो सकते हैं? सभी को हो सकते हैं सिवाय 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मानव में सिलोकोसिस। तो क्वेश्चन किस तरह से है कि नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रदूषण से निम्नलिखित सभी को हो सकते हैं सिवाय मानव में सिलोकेसिस, इसके छोड़ करके बाकी जो सभी कुछ हो सकता है। जैसे पौधों में पर्णचित्ती हो सकता है, मानव में श्वसनीय शोध से संबंधित श्वसन समस्याएं हो सकता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया द्वारा संक्षारक गैसों का उत्पादन हो सकता है। मानव में सिलिकोसिस के सिवाय ये सभी हो सकता है किसके? तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रदूषण से। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन फ्रेंड्स कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रदूषण से क्या क्या हो सकता है, इसको छोड़ करके सभी हो सकता है। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? चलिए फ्रेंड्स लोटा याद रखिएगा, लोटा विद्रोह 90 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलिए फ्रेंड्स इसको लोटा यानी कि लोटा लाना है तो कहाँ जाना है? लोटा के लिए विद्रोह हुआ था, नहीं कोई किसी का लोटा लेकर के भाग गया था फ्रेंड्स, कुछ तरह से इसे बैठा लें तो याद रहेगा। तो लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मेरे ख्याल से सबको पता होना चाहिए लोटा के लिए विद्रोह कहाँ हो गया था फ्रेंड्स। तो मुजफ्फरपुर में लोटा के लिए विद्रोह हो गया था। ठीक है, इस तरह से याद रख लीजिएगा। तो लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। और जो लोटा विद्रोह हुआ था कितना में हुआ था फ्रेंड्स? तो 1856 में इसकी शुरुआत हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इस विद्रोह की शुरुआत आपका 1856 ईस्वी में हुई थी। और किसके कारण से हुआ था फ्रेंड्स, इसके बारे में जान लें। तो देखिए जेल कैदियों को पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी का लोटा दे दिया जाने लगा था, जिससे तंग आकर जेल कैदियों ने विरोध किया था। आप तो समझ गए फ्रेंड्स लोटा विद्रोह आखिर है क्या। तो इसको लोटा विद्रोह नाम इसीलिए हुआ था। अब देखिए इसका पूरा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर कि लोटा विद्रोह कब हुआ था? तो 1856 ईस्वी में हुआ था। और ये लोटा विद्रोह क्या होता? जितने जेल के कैदी थे तो उनको पहले क्या है फ्रेंड्स, पीने के लिए पानी वगैरह सब किस में दिया जाता था? तो पीतल के लोटे में दिया जाता था। किस में दिया जाता था? सभी को दिया जाता था आपका पीतल के लोटे में दिया जाता था। लेकिन क्या हुआ फ्रेंड्स कि 1856 ईस्वी में पीतल के लोटे के जगह में इन लोग को जो पीतल का लोटा दिया जाता था फ्रेंड्स, ठीक है, इस तरह से पीतल का जो लोटा दिया जाता था उसके जगह पर क्या है मिट्टी के लोटे देने जाने लगा, इसलिए लोग विद्रोह किया था, इसलिए इसका नाम आपका लोटा विद्रोह पड़ा। तो 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मुजफ्फरपुर में, याद रखिएगा। 91 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद की 91 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाजसनेयी, यही है जो आपका शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वाजसनेयी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तमसो माँ
ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः किसका है फ्रेंड्स? 92 नंबर सवाल का। तो ये तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये उपनिषद का है ना। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है किसका मूलतः? तो उपनिषदों का कथन है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 93 नंबर सवाल को देखें। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लक्षण को चुनौती देती है उल्लिखित है। तो 93 का जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका छंदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लक्षण को चुनौती देती है किसमें उल्लिखित है? तो ऑप्शन नंबर सी छंदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। 94 नंबर सवाल को देखें। इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? पढ़ देता हूं फ्रेंड्स। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। क्या सत्य है पूछा जा रहा है ना। तो प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है, ये तो आपका गलत है, पूर्ण रूप से होना चाहिए। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक है, ये भी गलत है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं, ये बिल्कुल आपका सही है, सत्य। ए आपका 100% सही है फ्रेंड्स। उत्पादक है जो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। उत्पादक किसे कहते हैं इसके बारे में तो मैं बहुत बार बताया हूँ फ्रेंड्स। उत्पादक किसे कहते हैं? जो अपना खाना स्वयं बनाता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाता है। तो जितने भी हरे पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, वो सभी है जो आपका उत्पादक यानी प्रोड्यूसर के अंतर्गत आते हैं। और उसको जो उपभोग करता है वो प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो इसके देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है कि इकोसिस्टम में कौन सा सत्य है। तो यही आपका सत्य है कि उत्पादक जितने हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं, क्योंकि उत्पादक के अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं फ्रेंड्स। पेड़ पौधे, हरे पौधे, सब जितने आते हैं तो उपभोक्ता से अधिक होगा ही होगा। ठीक है भी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उत्पादक किसे कहते हैं समझ गए होंगे, और उपभोक्ता किसे कहते हैं। उसी तरह से बढ़ते जाता है फ्रेंड्स कि जो उत्पादक है उसको पहली बार खाता है उसको प्राथमिक उपभोक्ता, और जो प्राथमिक उपभोक्ता खा जाता है उसको द्वितीय उपभोक्ता। जैसे मान लिया कि आपका घास हो गया फ्रेंड्स, तो घास का क्या कोई मेढक खाया, ठीक है, घास को मेढक खाया, तो घास को जो मेढक खाया तो ये हो गया, क्या हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। अब इसको जैसे सांप खा गया, ठीक है, इसको क्या खा गया, सर्प खा गया, तो ये हो गया द्वितीय उपभोक्ता हो गया। इसी तरह से आपका बढ़ते जाता है। चलिए 95 नंबर सवाल को देखें। 95 नंबर सवाल आपका है, नासा को निम्नलिखित में से किस मिशन का लक्ष्य भविष्य में चंद्रमा पर मनुष्यों को भेजना है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्टेमिस का। ठीक है, आर्टेमिस, नासा के आर्टेमिस मिशन का लक्ष्य भविष्य में चंद्रमा पर मनुष्य को भेजना है। टॉप मोस्ट VVI सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कौन सा है, नाम क्या है उसका, आर्टेमिस। तो याद रखिए नासा के आर्टेमिस का लक्ष्य भविष्य में चंद्रमा पर मनुष्य को भेजना है। 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 96 नंबर सवाल को देखें। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर विलियम जोन्स। 97 वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा आपका जोनाथन डंकन ने किया था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 97 का। 98 नंबर सवाल को देखें। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। हंटर कमीशन जो शिक्षा से संबंधित है, सभी को पता है, इसका करेक्ट आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा। हंटर कमीशन है जो प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। अगला फ्रेंड्स देखिए एक और आता है सैडलर आयोग। सैडलर आयोग जिसका गठन कब हुआ था, 1917 में, वो भी शिक्षा से संबंधित है। हंटर कमीशन है जो भी आपका रिपोर्ट है, जो ये भी शिक्षा से संबंधित है। तो जो हंटर कमीशन का रिपोर्ट हुआ था उसमें विशेष जोर प्राथमिक यानी प्राइमरी एजुकेशन पर दिया गया था। 99 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता चुका हूँ कि 3 विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, तो 1857 ईस्वी में हुआ था ना। कितना में, 1857 ईस्वी में। यानी आपका 99 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए कलकत्ता, मद्रास और बम्बई तीनों का स्थापना 1857 में।
इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी। चलिए 100 नंबर सवाल का गेस करें। अंग्रेजी शिक्षा कराना तो लॉर्ड विलियम बेटिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए लॉर्ड मैकाले को शुरुआत करने का श्रेय जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, याद करिएगा। और आपका ये जो लागू इसने किया था, तो देखिए प्रस्ताव किसने लाया था, लॉर्ड मैकाले ने, जो अंग्रेजी शिक्षा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने का श्रेय पूरी तरह से उसी को जाता है। क्या हुआ था कि लॉर्ड मैकाले है जो एक प्रस्ताव लाया था फ्रेंड्स, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया गया था, और वो उसने बताया गया था कि भारत में जो पढ़ाई का माध्यम हो वो क्या होना चाहिए, अंग्रेजी शिक्षा होना चाहिए। यही प्रस्ताव को लॉर्ड विलियम बेटिंग ने क्या किया था, अप्रूवल कर दिया था, यानी कि इसको लागू कर दिया था, ठीक है, अप्रूव्ड कर दिया था। तो 100 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी, तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। और ये प्रस्ताव कौन लाया था, तो लॉर्ड मैकाले लाया था, ठीक है। तो 100 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।